शहर की गलियां रोशनी से जगमग थी। हर तरफ लोग अपने पसंदीदा कॉस्ट्यूम्स में, कोई सुपर हीरो बना था तो कोई जानवर। बीचों बीच हैलोवीन फेस्टिवल अपने शबाब पर था। इसी भीड़ में सीर और रोज चुपचाप एक फूड स्टॉल की ओर बढ़ी। कोई उन्हें पहचान भी नहीं सका। रोज ने एक फ्रूट स्क्यूअर और क्रीम स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया। उसकी निगाहें खाने पर टिकी थी और मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, सीर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने रोज का सिर सहलाया और मुस्कुराकर पूछा, स्वादिष्ट है ना? रोज ने आंखें बंद की और सिर हिलाकर हामी भरी। तभी सीर ने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा। उसे याद आया, ये तो हैलोवीन फेस्टिवल है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरी सैडनेस छुपी थी। वो सोचने लगी, अगर उस दिन वो हादसा नहीं होता या मैंने वो डीमन से कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो शायद आज मैं भी वाइकर के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही होती। उसके जहन में एक तस्वीर उभरी, वो और वाइकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक वाइकर की एक आंखों में आग भरी इमेज उभर आई। उसकी मर्डरस गेज, उसका सवाल, कौन है वो डीमन जिससे तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया? सीर सन्न रह गई। उसने कैसे जाना कि वो डीमन सीर ही है? सीर जो 10 एलीट कॉर्प्सेस में से एक है। सीर के लिए नाइट ब्लड हाउंड एक डरावना विलन था जिसने पूरे शहर में टेरर फैला रखा था। लेकिन वो अब यकीन करने लगी थी उसका टारगेट वही डीमन था जो सीर के अंदर बसा है। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने अपना हाथ सीने पर रखा और वो डर वापस आ गया। वो लड़ाई याद आ गई विकोर के साथ। उसने गोलेम से हमला किया था लेकिन विकोर ने एक ही स्ट्राइक में उसे चीर दिया था। बेल्ज़ेबुब सोर्ड की मदद से। उस रात जंगल में जो हुआ था उसे उसके अंकल ने बचाया था और वाइकोर के सोर्ड्समैनशिप में उसी रात जैसी लाल ऑरा की झलक थी। अब सीर को सिर्फ एक चीज वेरीफाई करनी थी, क्या नाइट ब्लड हाउंड वही लड़का है? और उसके लिए उसे उसका मास्क हटाना था। तभी सीर की धड़कन तेज हो गई। वो उस लड़के को फिर से देखना चाहती थी लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज ने उसके ख्यालों की डोर काट दी। अब बंद करो ये सब सोचना। एक नीले बालों वाली हुडेड औरत धीरे से उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें इन फीलिंग्स से दूर रहना होगा, मैं सब संभाल लूंगी। सीर चौंकी। उसकी आंखों में डर और हैरानी भर आई। मूनलाइट में वो औरत एंजल विंग्स के साथ सीर की ओर देख रही थी। वो और कोई नहीं, डीमन सीर थी। समय थम गया। सिर्फ सीर और वो डीमन चल रही थी, बाकी सब फ्रीज। सीर का हाथ सीने पर गया। वो अंदर ही अंदर उथल पुथल में थी। फिर उसने सिर उठाया और गुस्से से पूछा, ये कॉन्ट्रैक्ट की सीधी ब्रीच नहीं है? डीमन शांत रही, जवाब नहीं दिया। सीर ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद दिलाई। मैंने तुम्हारा पावर लिया लेकिन बदले में तुम मेरी बॉडी सिर्फ तब ले सकती हो जब मैं मर जाऊं और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये तुम्हारा डिल्यूजन है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। सीर ने पीठ मोड़ ली और ठंडी आवाज में कहा, अब यहाँ से चली जाओ। डीमन की आंखें उसे घूर रही थी लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैलने लगी। उसने अपना डिस्गाइज फेंका। एंजल विंग्स गायब, नीले बाल लंबे हो गए, सर पर सींग निकल आए और एक डीमन टेल लहराने लगी। वो डीमन अब अपने असली रूप में सामने थी। सीर 3 आंखों वाली डीमन चुपचाप कस के पास आई, उसके कंधों पर हाथ रखे और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, तू अकेले क्या कर सकती है? सब तो मर चुके हैं और तू उन्हें बचा भी नहीं पाई। कस की आंखों में दृढ़ता थी। उसने मुट्ठियां भींच ली पर सायर के जाल में नहीं फंसी। सीर की मुस्कान और गहरी हो गई। तुझे याद है तूने अपने उसी अंकल का दिल चाक कर दिया था जिसने तुझे पाला था। जो कुछ भी तूने किया वो तो एक डिजास्टर था। कस की सांसें तेज थी, उसकी निगाहें जमीन पर गड़ी थी पर उसने होश नहीं खोया। सीर ने फिर एक तीर छोड़ा, अगर मैं नहीं होती तो तू अपनी छोटी बहन को कभी नहीं ढूंढ पाती। ये मेरी एबिलिटी थी जिसने तुझे वो दिखाया जिसे तू सबसे ज्यादा देखना चाहती थी। कस ने अपना कंधा झटका, सीर के हाथ हटाए, मुट्ठी भींचते हुए पूछा, तो फिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई जिसे मैं सबसे ज्यादा देखना चाहती थी? सीरे पीछे हट गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। कस अब भी सिर झुकाए बोल रही थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं उस लड़की की लाश ढूंढना चाहती थी। रेड और ब्लैक माउंटेन की नदियों में 2 साल से खोज रही हूँ लेकिन मुझे वो अब तक नहीं मिला। कस के अंदर की नफरत अब आंखों में उबल रही थी। उसने सीर को घूरा, मेरे रास्ते में मत आना, मैं उसके पास फिर से जाना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। धीरे धीरे टाइम रिज्यूम हुआ। फेस्टिवल की आवाजें लौट आई। कस जोर जोर से सांस ले रही थी, थक चुकी थी लेकिन हारी नहीं थी। सैर की आंखें अब नफरत से जल रही थी। वो घूमा और उसकी नजर एक स्टॉल पर जा टिकी। उसे वहां से एक डरावनी महक आ रही थी, एक डीमन हंटर की ऑरा। उसने अपनी ठुड्डी पहुंची और गुस्से से फुफकारा, वो ऑरा बहुत घिनौनी है, भाग जा यहाँ से। कस लेकिन कस सन्न रह गई। डेमन हंटर, उसकी आंखें फैल गई और बिना एक पल गंवाए वो दौड़ पड़ी। सीर पीछे से चिल्लाई, तू वहां क्यों जा रही है? लेकिन कस ने कुछ नहीं सुना। वो फुल स्पीड से उस स्टॉल की तरफ बढ़ रही थी। तभी आसमान में फायरवर्क्स छूटे, रंगीन रोशनी पूरे आसमान में बिखर गई। कियस की सांसें अब और तेज थी और उसकी आंखें एक मास्क पर टिकी थी, नाइट ब्लड हाउंड का मास्क। वो स्टॉल के पास थी जहाँ वाइकोर और बाकी लोग भी थे। एंट्रेंस पर 2 लोग बात कर रहे थे। कस ने गौर से देखा और उसकी आंखें फैल गई। नाइट ब्लड हाउंड एक लड़की है, वो कोई और नहीं, डोलोरेस थी। उसने मुस्कुराकर सामने खड़े आदमी से कहा, अगर तुम एम्पायर के रूल्स नहीं मानोगे तो तुम्हें निकाला जाएगा, इसलिए फेस्टिवल का आनंद लो। कूस की आंखों में अब जलन और क्रोध उमड़ने लगा। डोलोरेस तुम? उसने हाथ बढ़ाया, माना निकलने लगा और गुस्से से आसमान की ओर हाथ उठाया। तुम्हारी ये हरकत बहुत इरिटेट कर रही है। उसने अपना हाथ जमीन पर पटका और एक भयंकर मैजिक सर्कल फैल गया। आसपास की जमीन कांपने लगी। स्केलेटन्स एक एक करके जमीन से निकलने लगे। डोलोरेस के होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? सांचो और पिगी स्केलेटन से गिर गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फेस्टिवल में भगदड़ मच गई। लोग चीखने लगे, अनडेड भागो। स्केलेटन्स अब बियांका और ट्यूडर की तरफ बढ़ रहे थे। ट्यूडर ने मुट्ठियां भींची। क्या ये मास्क औरत ने इन अनडेड को बुलाया? बियांका ने फौरन स्टैंस लिया।
ब्लैक मैजिक एम्पायर में बैन है, ये एक विलन है। स्केलेटन्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। स्केलेटन्स अब फेस्टिवल को पूरी तरह तबाह करने ही वाले थे, लेकिन तभी आसमान से एक चमकती रोशनी उतरी, डिवाइन लाइट। डोलोरेस ने हाथ उठाए, उसके शरीर से सीक्रेट लाइट फूटने लगी और उसकी एनर्जी ने चारों ओर फैले अनडेड को प्यूरिफाई कर डाला। लूकन के सभी मेंबर्स, डोलोरेस ने जोर से आवाज लगाई, स्टॉल्स के लोगों को सुरक्षित निकाल। ट्यूडर, सैंचो और पिगी की आंखों में सीरियसनेस भर गई। अब वो लड़ाई के लिए तैयार थे। एक तरफ एना साइन बोर्ड के पीछे छिपी थी। डोलोरेस ने उसकी ओर देखा। एना, प्रोफेसर को बुलाओ। एना हकबका गई। तुम क्या करने वाली हो? डोलोरेस मुस्कुराई। डोंट वरी, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। अनडेड से लड़ना मेरा काम है। दूसरी ओर कस की आंखें फटी रह गई। डिवाइन पावर, ये परेशानी बढ़ने वाली है। उसने डोलोरेस को घूरा। रास्ते से हट जा, मुझे नाइट हाउंड से मिलना है। डोलोरेस ने फिर हाथ जोड़े और सीक्रेट लाइट के बीच गंभीरता से पूछा, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? कस ने पलटकर पूछा, तुम्हारा क्या रिश्ता है नाइट ब्लड हाउंड से? डोलोरेस की आंखों में चमक उभरी। वो चुप रही और फिर गहराई से बोली, हम दोनों सोलमेट्स हैं। कस को जैसे किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया। उसकी आंखों में जलन भर गई। उसने डोलोरेस की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी आत्मा को टुकड़ों में तोड़कर अनडेड बना दूंगी। स्केलेटन्स की हॉर्ड एक बार फिर दौड़ी डोलोरेस की तरफ, लेकिन डोलोरेस शांत थी। उसने डिवाइन पावर फैलाया। मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन तभी स्केलेटन से पहले ही कोई और स्ट्राइक करता है। एक जोरदार माना वेव स्केलेटन्स को टुकड़ों में तोड़ देती। डोलोरेस ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ये किसने किया? वो कोई और नहीं, सिंक्लेयर थी। एक ग्लोइंग मैजिक स्टाफ हाथ में और उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। डोलोरेस घबरा गई। तुम यहाँ क्यों आई? ये बहुत खतरनाक है। सिंक्लेयर सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि मुझे कस से लड़ना है। कस ने होश खो दी। एक जोरदार माना बर्स्ट उनके सामने उड़ा दिया। डोलोरेस और सिंक्लेयर चीख पड़े, संभल के। लेकिन सिंक्लेयर ने बैरियर एक्टिवेट किया। वो खुद को और डोलोरेस को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रही। कीयूस की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। मुझे बस नाइट हाउंड से मिलना है। अगर नहीं बुलाओगे तो मर जाओगे। सिंक्लेयर की सांसें तेज थी। ये लड़की अनडेड समन भी करती है और फायर मैजिक भी। इसकी माना लिमिट कितनी है? पर तभी बैरियर में दरारें आने लगी। दोनों की नजर उस पर टिक गई और तभी बूट्स की आवाज, किसी की फुटस्टेप्स धीरे धीरे कस की तरफ बढ़ रही थी। कस का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और फिर वो आ गया, नाइट ब्लड हाउंड, असली वाला। विकोर ने अपनी तेज नजर कस पर टिकाई। कस ने हाथ सीने के सामने लाकर वार रोका, पर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम सच में आ गए? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। विकोर ने हाथ बढ़ाया, उसे गले से पकड़कर पीछे फेंका। कस का शरीर हवा में उड़ा, स्टॉल्स तोड़ता हुआ, बिल्डिंग्स गिराता हुआ वो दूर जंगल की तरफ जा गिरा। डोलोरेस, जिसने नाइट ब्लड हाउंड की पोशाक पहन रखी थी, खामोशी से मलबे को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ताकतवर कस मॉर्ग अचानक कहां से आ गई। एक ऐसी लड़की जो अनडेड तक समन कर सकती थी। भीड़ में लोग सहमे हुए थे। कई लोग अब विस्पर करने लगे, क्या तुमने देखा नाइट हाउंड? कुछ ने मलबे की तरफ उंगली उठाई, दूसरे ने सिर हिलाया, हैरान और कंफ्यूज्ड। और वहीं भीड़ के बीच रोज खड़ी थी, फलों का स्क्यूअर हाथ में। उसने मुस्कुराते हुए एक कॉर्ड लिया और आंखें सेटिस्फैक्शन से चमक उठी। इसी बीच डोलोरेस ने धीरे से नाइट ब्लड हाउंड का मास्क उतार दिया। उसे चिंता होने लगी। विकोर ने कस को कहीं और ले जाया ताकि फेस्टिवल के लोग बच जाएं। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और चुपचाप प्रार्थना करने लगी, प्लीज नाइट हाउंड को कुछ ना हो। लेकिन विकर का वार इतना खतरनाक था कि कस मॉर्ग का शरीर उड़ता हुआ सीधे एक घने जंगल में जा गिरा। पेड़ों को तोड़ता, जमीन फाड़ता, एक भारी धुएं का पर्दा बन गया। कुछ ही सेकंड बाद कस उठी। उसने मुट्ठियां भींची और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान फैल गई। फाइनली तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिला। विकोर वहीं खड़ा था, उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब वक्त आ गया है तुम्हें खत्म करने का। कस घबरा गई। रुको, मुझसे बात तो करो। लेकिन विकोर ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने बीएल्ज़ेबब सोर्ड निकाला और तलवार से इंटेंस माना निकलने लगा। इस बार मैं कोई रहम नहीं करने वाला। विकोर कदम दर कदम उसके करीब जा रहा था, तभी किसी की आवाज गूंजी, वो दोनों यहाँ हैं। कीस और वाइकोर दोनों चौंक गए। घोड़े और स्पीयर से लैस नाइट गार्ड्स आ चुके थे। कीस ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन वाइकोर ने अपनी अंगुली में पहनी पर्पल रिंग दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत नहीं, मेरे पास एक तोहफा है, डिवाइन इमॉर्टल्स रिंग। उसे उसके एक पुराने कॉमरेड ने दिया था। इस रिंग की ताकत थी एक बैरियर बनाना। विकोर ने रिंग एक्टिवेट की और एक चौंका देने वाला फ्लैश निकला। कस ने आंखें ढक ली और जब उनकी आंखें खुली वो कहीं और थे। एक अजीब जगह, जमीन में तलवारें गड़ी थी और चारों तरफ विशाल मूर्तियां थी, एक बच्चे की और एक जवान आदमी की। विकोर ने इधर उधर देखा और अचानक उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ये ह्यूगो और ओसाइरिस की मूर्तियां। ये जगह थी सेटला बास्करविल का मनोवैज्ञानिक संसार, जिसका शरीर अब डीमन एंड्रोमेलियस के कब्जे में था। कस ने चारों तरफ देखा और विस्मय में पड़ गई। ये तो एक मैजिकल बैरियर। पर तभी उसकी नजर वाइकोर पर पड़ी और उसकी आंखें चमकने लगी। अब कोई शक नहीं, तुम बास्करविल फैमिली से ही हो। उसने धीरे से जमीन की ओर देखा, फिर सिर उठाया। अपना मास्क उतारो, मुझे कुछ देखना है। वाइकोर चुपचाप देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि कस क्या चाहती थी। कस की आंखों में नफरत और निराशा थी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की वजह से उन अपना नाम बता सकती थी, न अपनी पहचान जाहिर कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, विकोर की तलवार
दरवार ठीक उसके सामने थी। वो फौरन पीछे हटी। रुको, पर विकोर नहीं रुका। वो तेजी से अटैक करने लगा। कस ने बैरियर कॉन्जर की और डिफेंस लिया, लेकिन विकोर की आंखें जल रही थी। इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कस मॉर्ग ने विकोर की आंखों में देखा और उसकी रूह कांप उठी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। ये ठीक नहीं है। विकोर की नजर भेदती हुई थी और वो एक बार फिर जानलेवा हमला करने के लिए लपका। कस की नजर में अब विकोर कोई इंसान नहीं, वो तो एक मॉन्स्टर बन चुका था। तलवार तेजी से लहराई। उसका बैरियर टूट गया। कस ने अपने सिर को बचाने के लिए हाथ उठाए और बेल्ज़ेबब सोर्ड उसकी बाहों को चीरता हुआ निकल गया। खून बह निकला। उसने होंठ भींचे, दर्द सहा और उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी। सीर, मुझे अपनी शक्ति दे दो। डीमन सीर सामने आई। होंठों पर उंगली रखे मुस्कुराते हुए पूछा, कितनी शक्ति चाहिए? कस ने एक सेकंड भी नहीं कमाया। आधी। सीर के चेहरे पर एक विकेट मुस्कान फैल गई। ठीक है, लेकिन बदले में मुझे आधा दिन चाहिए। कस ने फौरन हाँ कर दी और डील पूरी होते ही उसके शरीर में आधी डीमन पावर समा गई। उसने वाइकोर की तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक जमीन से काली हाथ निकले। वाइकोर की टांगों को जकड़ लिया। वाइकोर नीचे देखने लगा, कंफ्यूज्ड, और तभी उसके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल चमक उठा। अनडेड निकलने लगे। कस के पीछे एक 2 सिरों वाला विशाल मॉन्स्टर खड़ा हो गया। कस ने कहा, अगर तुमने खुद मास्क नहीं हटाया तो अब मैं जबरदस्ती हटा दूंगी। मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी टाइम रुक गया। विकोर ने आंखें खोली और अगले ही पल बेल्ज़ेबब सोर्ड से वो मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर चुका था। धूल में गिरते हुए उन टुकड़ों के बीच विकोर सीधा कस को घूरने लगा। कस के चेहरे पर डर साफ था। इतनी शक्ति भी बेकार गई। वो घबरा गई। सीरे और शक्ति दो। सीरे हंसने लगी। ठीक है, लेकिन बदले में 16 घंटे। कस को कोई परवाह नहीं थी। उसने हाँ कर दी। अब की बार एक हड्डियों से बनी राक्षसी अनडेड सांप निकल आया। उसने वाइकोर पर हमला किया, लेकिन उसने सीधे उस सांप के दांत पकड़ लिए और उन्हें तोड़ डाला। उसकी आंखें अब क्रोध से जल रही थी। कस की रूह कांप उठी। सीर और चाहिए, सीर ने कहा। 20 घंटे और। कस ने हामी भर दी। अब चारों तरफ से मॉन्स्टर निकलने लगे, अनडेड, राक्षस और दूसरा स्केलेटन सर्पेंट। लेकिन विकोर ने एक ही बार में सभी को खत्म कर दिया। उसने देखा कस बार बार मॉन्स्टर बुला रही थी, लेकिन अटैक नहीं कर रही थी। क्या वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है? कस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिट, ये सब क्यों फेल हो रहा है? वो फिर नीचे देखती है। सीरे और शक्ति दो। 20 घंटे और चाहिए, सीरे बोली। कस ने जोर से चिल्लाया, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। अब सीर की मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। ले लो, लेकिन बदले में 20 घंटे और। अब की बार कस ने एक भयानक हॉर्ड समन की। हजारों भूत जो वाइकोर के चारों ओर मंडराने लगे। विकोर पहली बार रुका। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। ये अब कुछ अलग है। और तभी हजारों भूत एक साथ उस पर टूट पड़े। चारों तरफ धुआं छा गया। क्यूस झुक गई, हाथ घुटनों पर, सांसें तेज। सीर ने उसे घूरते हुए कहा, थक गई हो? कस ने सिर उठाया और देखा भूतों की भीड़ के बीच विकोर का शरीर फंसा हुआ था। बस अब मास्क उतार दो। लेकिन विकोर ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नीचे देखने लगा। फिर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी। इनफ। बेल्ज़ेबब सोर्ड चमकी और विकोर ने खुद को गोस्ट से आजाद कर लिया। वो हवा में घूमता हुआ शांतिपूर्वक जमीन पर उतरा। कस की आंखें फटी रह गईं। विकोर ने गोस्ट को टुकड़ों में काट डाला और अब वो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। कस का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्यों? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? विकोर का पूरा शरीर जख्मी था, खून बह रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी आंखों में वही नफरत, वही आग और अब फाइनल ब्लो की तैयारी। कस के दिल में एक सवाल उठा, आखिर ऐसा कौन सा नर्क झेला है इस लड़के ने कि वो डीमन से इतनी नफरत करता है? डर और बेचैनी से भरी उसने एक और मैजिक सर्कल समन किया। जमीन फटने लगी और एक नया अनडेड निकलने लगा, लेकिन विकोर मुट्ठी भींच चुका था। अब उसके लिए ये लड़ाई खत्म करने का वक्त आ चुका था। कस ने एक नजर वाइकोर पर डाली। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, क्या वो मुझे पहचान पाएगा? और फिर वो घुटनों पर गिर गई। प्लीज मुझे पहचान। मैजिक सर्कल से ढेरों अनडेड निकले और उन्होंने एक बैरियर बना लिया कस और वाइकोर के बीच। कस ने सिर नीचे झुका लिया। अब वो कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन तभी विकोर की आवाज गूंजी, एक सवाल है। कस की आंखें हैरानी से खुल गई। वो मुझसे बात कर रहा है। वाइकोर ने पूछा, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्यों मुझे बस रोक रही हो? कस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बैरियर को देखती रही, खामोश, उलझी हुई। वाइकोर फिर बोला, तुम मेरी मास्क क्यों उतारना चाहती हो? और तुम्हारी आंखें मास्क के पीछे इतनी उदास क्यों है? अब विकोर को समझ आने लगा था, ये कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। वो फिर आगे बढ़ा और अनडेड बैरियर को एक जोरदार घूंसा मारा। कस ने अपनी आंखें बंद कर ली, दांत भींचे और खुद को पूरी तरह सौंप दिया। एक क्रूर अंत के लिए तैयार। बैरियर टूटा, धूल छंटी और विकोर धीरे से उसके मास्क को छूता है। एक हल्की सी चोट और मास्क टूटने लगता है। विकोर की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक मीठी सी मुस्कान थी। काफी वक्त हो गया है ना? कस की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे पहचान लिया। उसका मास्क टूटकर जमीन पर गिर गया और उसके आंसुओं में भीगे चेहरे पर विकोर ने देखा वही छोटी सी लड़की। पास्ट के वो सारे पल जहां वो दोनों एक दीवार के सामने खड़े स्पार करते थे। दूसरी तरफ एम्पायर के किसी कोने में एक शानदार महल खड़ा था और उस महल के एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हॉलवे में कैंडल की रोशनी थी। छत पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल लैंप लटक रहा था, लेकिन माहौल में बस सन्नाटा और दर्द था। ये मॉर्ग फैमिली की हवेली थी और ये घटना
घटना 3 साल पहले की थी। घर के काम में लगी हुई मेडन्स का ध्यान अब एक ही जगह पर था, वो कमरा जहाँ से कोई लगातार रो रहा। एक मेड ने अपनी छाती पर हाथ रखा, चेहरे पर गहरी उदासी। कस मॉर्ग पिछले कुछ दिनों से ना खाना खा रही है, ना बोल रही है, बस रो रही है। दूसरी मेड ने हैरानी से पूछा, क्या वो खुद को दोष दे रही? उस दिन की लड़ाई के उनके सामने वो भयानक मंजर उभरने लगा। बारबेरियंस के साथ हुई उस जंग का, जहाँ कई सिपाही घायल हो गए थे, किसी के सिर पर पट्टी थी तो किसी की बांह टूटी हुई थी। मेड बोली, जब कस को बारबेरियंस से बचाया जा रहा था तब कई लोग मारे गए। उन्हें बचाने के चक्कर में थाली पकड़े खड़ी मेड की आंखों में आंसू आ गए। उसने कमरे की ओर देखा और फिर सच उगल दिया। कस मॉर्ग इसलिए टूटी हुई है क्योंकि विक और बास्करविल मर चुका है। ये सुनते ही बाकी मेड्स के चेहरे सन्न पड़ गए। थाली वाली मेड बोली, उसने जिसे सबसे ज्यादा चाहा, जिससे प्यार किया, उसे खो दिया। दूसरी मेड ने मुंह पर हाथ रख लिया और वहीं खड़ी खड़ी फूट पड़ी। ये कितना दर्दनाक होगा। मेड ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। दोनों अब उस दरवाजे के सामने थी जहां कस बंद थी, लेकिन तभी कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। एक तेज जादुई लहर चली और मेड्स के चेहरे के पास पानी की बबल्स बन गए। उनकी सांसें रुकने लगी, आंखें फटी की फटी रह गई। हम डूब रहे हैं। एक सफेद बालों वाला आदमी सामने आया, एडोल्फ, कस मॉर्ग का अंकल। उसकी आंखों में गुस्सा था। मॉर्ग फैमिली की प्राइवेसी तुम लोगों के लिए सिर्फ गॉसिप है। उसने बबल्स को और बड़ा कर दिया। मेड्स अब हवा के लिए तड़पने लगी, लेकिन आखिरी पल में एडोल्फ ने स्पेल हटा लिया। पानी के बबल्स फट गए। उसकी आंखें अब भी गुस्से में चमक रही थी। अगर दोबारा कस के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा अपने हाथों से। मेड्स डरकर वहां से भाग गए। एडोल्फ अब कस के कमरे के दरवाजे के सामने था। उसने फर्श की ओर देखा, चुपचाप फिर सिर उठाया और दरवाजे पर नजर जमाई। मैं अंदर आ रहा हूँ। धीरे से नॉब घुमाया और दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, बस एक खिड़की से रोशनी आ रही। एडोल्फ कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजर सीधे बिस्तर की ओर गई। कस चादरों में छिपकर अब भी रो रही थी। एडोल्फ बिस्तर पर बैठा, हाथ उस चादर पर रखा और धीरे से बोला, सुना है तुमने कई दिन से कुछ खाया नहीं? तुम्हारी माँ और मैं दोनों बहुत फिक्र कर रहे हैं। खिड़की से हवा अंदर आई और पर्दे लहराने लगे। कस की आवाज टूटी हुई थी, मतलब ये है मुझे खुद के लिए जिंदा रहना चाहिए। और तब कस की यादों का दरवाजा खुला। उसे याद आया वो जंगल जहां एक बारबेरियन ने उसे कंधे पर उठा लिया था और विकोर ने उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। फिर वो पल जब वो दोनों जंगल में मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, लेकिन अब उसने अपने कंधे पर हाथ रखा जहां कभी विकोर का हाथ था। अगर मैं मूर्ख न होती तो ये सब न होता। अगर मैंने विकोर को रोका होता तो शायद वो आज जिंदा होता। विकोर और रोज दोनों मर चुके हैं और वो भी मेरी वजह से। कस ने चादर हटाई, अपनी बाह को कसकर पकड़ा और अपनी ही सांसों में डूबकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे पर गिल्ट, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। एडोल्फ बस उसे देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में भी उदासी का अंधेरा उतर आया। एडोल्फ ने बिना एक पल गंवाए केस को गले से लगा लिया। मूनलाइट कमरे के अंदर आ रही थी। एडोल्फ ने अपनी आंखें बंद की और एक भावुक आवाज में कहा, अब उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी का मूल्य तुम्हारी जिंदगी में जुड़ गया है। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हें उनके लिए जीना होगा। ये सुनकर कस की आंखें चौड़ी हो गई। मुझे उनकी जगह जीना चाहिए? एडोल्फ ने उसकी आंखों में देखा। अगर रोज और विकोर तुम्हें इस हालत में देखते तो वो बहुत दुखी होते। कस की आंखों में अब होप की एक किरण चमकी। उसने चादर एक तरफ फेंकी और मुस्कुराते हुए एक ड्रॉर खोला। एडोल्फ हैरान रह गया। कस ने एक पेपर निकाला जिस पर मैजिकल सर्कल बना था और एक पेन उठाकर ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया। अगर किसी इंसान की थर्मोडायनामिक फंक्शन सेम हो तो कुछ मुमकिन हो सकता है। वो बड़बड़ाई। जमीन पर और भी पेपर्स बिखरे थे। कस नीचे झुकी और इक्वेशंस लिखती रही। मैजिक प्लस कैलकुलेशन है, अगर फॉर्मूला की ऑर्डर बदल दूं तो रिजल्ट भी बदल सकता है। एडोल्फ उसके पास आया। तुम कर क्या रही हो? कस ने जवाब नहीं दिया, बस उन शीट्स को घूरती रही। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी की डायमेंशन के पास जा सकूं तो वहां की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में स्विच की जा सकती है। इक्विवेलेंट एक्सचेंज। इतना कहते कहते उसने अपना सिर पकड़ लिया। दिमाग टूटने को था। हैरानी से एडोल्फ उसे देखता रह गया। मूनलाइट अब भी कमरे को सजाए हुए थी। कस ने कहा, मुझे खाना चाहिए, नहीं तो मैं सोच नहीं पा रही। एडोल्फ ने तुरंत एक पूरा बैंक्वेट तैयार करवाया। मीट से लेकर डिजर्ट तक हर डिश उस डाइनिंग टेबल पर सजी थी। एक और बैठी थी कस मॉर्ग, दूसरी ओर एक लाल बालों वाली वुमन, मॉर्ग फैमिली की मैट्रियार्क रिस्पनी मॉर्ग, और उसके पास एडोल्फ। कस ने कहा, मुझे पता है माँ, आप बहुत परेशान थी क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रही थी। रिस्पनी ने मेज पर हाथ रखा और बिना बोले कस को घूरती रही। कई दिन हो गए हैं तुमने चम्मच भी हाथ में नहीं ली। कस ने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं वादा करती हूँ आपको और दुखी नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिस्पनी ने पूछा, क्या चाहती हो? मॉर्ग फैमिली की आर्मी को मोबिलाइज करने की अनुमति, ताकि मैं जंगल में खोज कर सकूं। ये सुनते ही एडोल्फ चौंक गया। तुम्हें नहीं पता वहाँ कितनी खतरनाक जगह है। रिस्पनी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम हर मील खाओगी तो आर्मी तुम्हारे हक में चलेगी। एडोल्फ सन्न रह गया। रिस्पनी, सोच समझ कर फैसला लो। लेकिन रिस्पनी बीच में बोली, अगर उसके पास अब भी कुछ करने का मौका है
तो उसे रुकना नहीं चाहिए। कस की आंखों में गंभीरता की चमक थी। वो अपनी माँ को ताकने लगी। रिस्पनी ने हाथ जोड़ ली और शांत स्वर में कहा, अगर तुम हार मानने जा रही हो तो वो तुम्हारा फैसला होगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। कस ने एक टुकड़ा मीट उठाया और मुस्कुराकर कहा, तो ये वादा रहा। आडोल्फ की आंखें खुशी से चमक उठी। वो पहली बार मुस्कुराया, लेकिन रासपन अब भी शांत थी। उसकी नजरें कस से हट नहीं रही थी। जैसे ही कस ने पहला निवाला छका, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुंह पर हाथ रखा और उल्टी कर दी। आडोल्फ घबरा गया। बहुत समय हो गया है, वो सीधा हैवी फूड नहीं खा सकती। उसने तुरंत मेड्स को आदेश दिया, ये हटाओ और बीमारों के लिए हल्का खाना लाओ। मेड्स खाना लाई, लेकिन कस ने हाथ आगे बढ़ाकर मना कर दिया, मुझे बीमारों वाला खाना नहीं चाहिए। मेड्स हैरान रह गए। कस अब वापस कुर्सी पर बैठ चुकी थी और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की आग जल रही। कस ने दांत भींच ली। चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अधूरी कसम, मैं खाऊंगी, सब कुछ खाऊंगी, चाहे जैसे भी। उसने ब्रेड का टुकड़ा उठाया, थोड़ा मांस भी। आंखों में आंसू ली। पहला निवाला मुंह में रखा। वो खा नहीं पा रही थी, लेकिन विकर के लिए वो हर तकलीफ सहने को तैयार थी। उसके जहन में वाइकर की छवि गूंजने लगी। तलवार पकड़े पीछे खड़ा हुआ, जैसे आज भी वो उसे बचाने को तैयार हो। काश उस दिन मैं किडनैप ना होती। काश उस मकड़ी से अकेले लड़ने से पहले मैंने वाइकर को रोक लिया होता। एडोल्फ की आंखें फैल गईं। वो पूरी तरह शौक में था। और दूसरी ओर कस की माँ रेस्पनी ने अपनी उंगलियां इंटरलेस की और आंखें बंद कर ली। कस ने आंसू पोंछे, मुंह साफ किया और धीरे से बुदबुदाई, ये सारा कर्मा मेरी वजह से है। विकोर की मौत एक अनचाही सजा थी, लेकिन अब मैं वो अन्याय दुरुस्त करूंगी। उसने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और खाने से पहले फुसफुसाई, रुको विकोर, मैं आ रही हूँ। इसी के साथ पूरे मॉर्ग परिवार में एक खबर आग की तरह फैल गई। वाइस मैट्रियार्क, जो दुख में डूब चुकी थी, अब वापस चल पड़ी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस रास्ते पर चलेगी। रात का वक्त था। मूनलाइट के नीचे शहर के किसी कोने में एक काला दरवाजा खुलता है। मॉर्ग फैमिली का हॉल ऑफ डार्कनेस। उस हॉल के भीतर एक लाल आंखों वाला आदमी सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। वो था स्नेक मॉर्ग, मॉर्ग परिवार का हेड सॉर्सरर, हॉल ऑफ डार्कनेस का प्रतिनिधि। एक हुडेड फिगर अंदर आई। स्नेक ने जैसे ही देखा, पूछा, हॉल ऑफ लाइट की वाइस मैट्रियार्क, यहाँ क्या कर रही हो? कस ने हुड हटाया। आंखों के नीचे काले घेरे और आंखों में जलती हुई मैलिस। मुस्कुराते हुए बोली, मैं हॉल ऑफ लाइट से अलग होना चाहती हूँ और अब डार्कनेस में दाखिल होना चाहती हूँ। स्नेक हैरान रह गया। वो बस उसे देखता रहा, समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। अडोल्फ और स्नेक भाई थे। हॉल ऑफ लाइट, मॉर्ग परिवार का चेहरा, हॉल ऑफ डार्कनेस उसका छुपा हुआ छाया। स्नेक ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है डार्कनेस में आना क्या मायने रखता है? कस ने हाथ फैलाए, मैं शैडोज में जीने को तैयार हूँ। अपनी माँ, अपने चाचा और वाइस मैट्रियार्क का ओहदा सब छोड़ दूंगी। स्नेक ने नजरों में ठंडक लाई, सुना है तुमने आर्मी मोबिलाइज की है, क्या तुम वाइकर को ब्लैक मैजिक से जिंदा करना चाहती हो? कस की आंखों में निराशा थी और मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं परफेक्ट रिजरेक्शन स्पेल करने जा रही हूँ। स्नेक की आंखें और भी चौड़ी हो गई। तुम एंशिएंट ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करोगी जो एम्पायर में और हमारे परिवार में सख्त बना है। उसने नजरें जमीन पर टिकाई और हाथ उठाकर कहा, नहीं, तुम्हें डार्कनेस में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, अब जाओ। कस ने अंकल को कुछ देर देखा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने हाथ फैलाया और एक भयानक स्पिरिट समन कर लिया। स्नेक के चेहरे पर डर उतर आया। इम्पॉसिबल, ये स्पिरिट तुम अकेले कैसे कंट्रोल कर रही हो? वो स्पिरिट कस की बात मान रहा था और कस अब खुद एक ब्लैक सॉर्सरेस बन चुकी थी। स्नेक अब समझ गया, ये वही टैलेंट है जो उसकी माँ में था, जो 100 साल में एक बार आता है। कुछ देर जमीन को घूरने के बाद स्नेक ने डिसीजन लिया। वो खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींची और गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम डार्कनेस में दाखिल हो रही हो तो यहाँ मेरी हर बात हुक्म मानी जाएगी। क्या तुम तैयार हो? कस घुटनों के बल झुक गई। मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, बस वाइकर को वापस लाने दो। कुछ ही देर में रात उतर आई थी और आसमान में चांद पूरी शिद्दत से चमक रहा था। नीचे एक अंधेरे में डूबा हुआ गढ़ था, मॉर्ग परिवार का हॉल ऑफ डार्कनेस। इसके अंदर थी लंबी काली सीढ़ियां जो सीधे ले जाती थी जमीन के 600 से भी ज्यादा फ्लोर्स नीचे। ये वो जगह थी जिसे ना एम्पायर ने कभी देखा, ना ही खुद मॉर्ग परिवार ने। सिर्फ डार्कनेस के असली वारिस डार्क सपोर्ट को जानते थे। इन्हीं अंधेरों के बीच से एक भयानक इविल एनर्जी उठने लगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई, और फ्लोर नंबर 666 पर खड़े थे स्नेक मॉर्ग और कस मॉर्ग। कस ने हाथ फैलाया और अपने जादुई चिन्हों से एक मैजिक सर्कल समन किया। उस सर्कल से निकला एक अनडेड लेकिन जिंदा लाश। स्नेक ने बाहें मोड़ ली और बिना एक शब्द बोले उसे देखता रहा। अनडेड की हालत खराब थी, उसके अंग अधूरी तरह टूटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जीवन था। वो इधर उधर देखने लगा, उलझन में। कस की आंखों में थकावट थी, चेहरे पर गहरी डार्क सर्कल्स, लेकिन होठों पर एक थकी हुई मुस्कान। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और आंखें बंद करते हुए उस अनडेड का सिर सहलाने लगी। स्नेक बस उसे देखता रहा, फिर बोला, तुमने अकेले ऐसे अनडेड सोल्जर्स बनाए हैं इतनी जल्दी? कस अब भी अनडेड के सिर पर हाथ फेर रही थी। स्नेक की नजरें अब कस पर टिक गई। उसकी आंखों में था गर्व, जलन, डर, अपनापन और एक गहरी उदासी। वो जमीन की ओर देखने लगा और उसकी आंखों के सामने रिस्पनी का चेहरा तैरने लगा। कस की माँ, क्या मैं इसीलिए उसे अंदर लाया? क्या उसकी आंखों में मैं रिस्पनी को ढूंढ रहा हूँ? उसने धीरे से कहा, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। स्नेक चौंक पड़ा, उसके विचार टूट गए। अनडेड की बॉडी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। कस ने अपने हाथों को देखा जैसे खुद से सवाल कर रही है, मैं अभी पूरी तरह रिवाइव नहीं कर पाई। फिर गुस्से में मुट्ठी भींच ली। स्नेक उसके पास आया,
गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम पूरी रिएनिमेशन स्पेल करना चाहती हो? ये फॉरबिडन है और रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर कामयाब भी हो गई तो जो वापस आएगा वो इंसान भी नहीं रह सकता। कस की आंखों में अब एक आग थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बोली, क्योंकि जिसकी आत्मा मैं वापस लाना चाहती वो इस दुनिया की सबसे मजबूत आत्मा है। स्नेक की आंखें फिर से फैल गईं। ये लड़की कितना आगे जाना चाहती है। उसी वक्त दूसरी ओर एक गुस्सैल आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया। कस का चाचा अडोल्फ गुस्से से कांप रहा था। वो रास्पन के ऑफिस में खड़ा था, मुट्ठी भींचे और गुस्से से कांपता हुआ। क्या हम अब भी उसे नहीं रोकेंगे? वो हॉल ऑफ लाइट छोड़कर डार्कनेस में जा चुकी है। रास्पन खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी, बिल्कुल शांत। अपनी ही परछाई को शीशे में देखा और नरमी से बोली, मैंने उसे रोकने का हक नहीं रखा। मैंने उसे दोनों हॉल्स में जाने की आजादी दी। एडोल्फ और भड़क गया। वो स्नेक के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। रिस्पनी ने अब भी पीछे नहीं देखा, शांत स्वर में बोली, स्नेक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो उसकी मदद कर रहा है। एडोल्फ कुछ और कहने ही वाला था, तभी रिस्पनी ने पलटकर उसकी ओर देखा। आंखों में वो तेज चमक थी जो सबको चुप करा दे। अब इस बारे में और एक शब्द मत कहना। एडोल्फ की आंखों में डर उतर आया। वो कुछ बोल नहीं सका। उसी वक्त डार्कनेस हॉल में स्नेक और कस एक लालटेन लिए अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। रास्ता संकरा था, दीवारें पुरानी और गुमनाम। स्नेक ने पूछा, तुम जानती हो मॉर्ग का असली इतिहास क्या है? कस रुकी। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। स्नेक ने लालटेन ऊपर उठाई। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी और सामने आया एक अजीब अंधेरा और रहस्यमयी स्ट्रक्चर। कस खामोश खड़ी उसे देखती रही, समझ नहीं पाई कि उसके सामने क्या खुलने जा रहा है। स्नेक ने धीरे से कहना शुरू किया, मॉर्ग परिवार की असली शुरुआत वो मॉर्ग से हुई थी। मॉर्ग एक बहुत ही पुरानी जाति जो इंसानों की क्लैंस और एम्पायर से भी पहले अस्तित्व में थी। ये लोग अक्सर अजनबी लाशों को उठाते थे ताकि उनके रिश्तेदारों को ढूंढा जा सके। स्नेक की आंखों में एक कल्पना तैरने लगी। कस की मां स्केलेटन्स के बीच खड़ी इविल स्पिरिट्स को नियंत्रित करती हुई। शायद डेड के साथ इतना वक्त बिताने के कारण कुछ मॉर्ग मेंबर्स बाद में मरे हुए लोगों से बात कर पाने लगे। ये सिलसिला अब भी जारी था। कस मॉर्ग अब उस अजीब और रहस्यमयी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, हाथ फैलाए, खामोशी से उस जगह को महसूस करती हुई। स्नेक ने लालटेन उठाई, रोशनी दीवारों पर पड़ी और उसकी आवाज गंभीर हो गई। ब्लैक सॉर्सरर्स जानते हैं, सच मौत के दरवाजे के उस पार होता है। कस पीछे खड़ी थी, जिज्ञासा से पूछ बैठी, तो क्या मुझे मौत को समझना चाहिए? स्नेक ने फौरन कहा, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम बस किसी ब्लैक सॉर्सरर की नकल कर रही होगी। उसकी आंखें नीचे जमीन पर टिक गई। मौत से खेलना आसान नहीं होता कस। उसे पास से जानने से पहले तुम्हें जिंदगी को समझना होगा। उन्होंने जमीन पर लालटेन डाली, वहां फैली थी मानव कंकालों की परतें। स्नेक की आवाज और गहरी हो गई, सच्चा ब्लैक मेज मरे हुओं से नहीं, जिंदा लोगों से मोहब्बत करता है। वो उन पर तरस खाता है जो मर रहे हैं। कस अब उस जमीन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें एक नए समझ में डूबती जा रही थी। दुनिया भले ब्लैक मेजेस को राक्षस माने, मगर असल में वो तो सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा अनुभवी लोग थे। स्नेक टहलने लगा। कस ने धीरे से हाथ बढ़ाया, पूछा, तुम खुद डार्कनेस में क्यों आए थे? स्नेक रुका। उसकी आंखों में चौंकाहट आई, लेकिन फिर नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर दर्द उतरने लगा। अडोल और रास्पन का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। फिर उसने कहा, इस दुनिया में लाइट है और शैडो भी। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। कस उलझ गई, धीरे से बोली, तुम फिर से पहेलियां बुझा रहे हो? कुछ दिन बाद रात को स्नेक 666 फ्लोर पर खड़ा था, पीछे हाथ बांधे। तभी कस दौड़ती हुई आई। स्नेक, देखो मैंने क्या बनाया है। उसकी आंखें चमक रही थी। हाथ में एक शीट थी, उस शीट पर बना था कंप्लीट रिजरेक्शन मैजिक सर्कल। स्नेक ने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो उसने शीट को उठाया और गहराई से देखा। ये मॉडल उससे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड था जो उसकी खुद की किताबों में था। वो एक पल को खो गया। कस ने अब इसकी कितनी गहराई में झांक लिया है। कस थोड़ी शर्माई, नजरें चुराई, धीरे से बोली, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं ये स्पेल करना चाहती हूँ। स्नेक की आंखें अब भी उस पर टिकी थी। गंभीर स्वर में उसने पूछा, तुम सच में वैकर को पसंद करती हो? कस की सांसें रुकी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराने लगी, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। स्नेक की आंखें भारी हो गई। ये लड़की एबिस की छाया में रहकर भी उजाले जैसी है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम मुझसे बेहतर हो कस। और फिर उसने फैसला किया, चलो इसे साथ में करते हैं। दोनों ने तैयारी शुरू की। पानी की बाल्टी, छोटे वुडन बैरल्स, स्पिरिट स्फीयर। स्नेक की नजरें अब बैरल्स पर थी। कस ने कहा, मुझे बास्करविल क्लैन से मदद मिली है। ये वाइसर का खून और बाल है। फिर उसने एक स्फीयर निकाली। ये सारे डेड स्पिरिट्स हैं जो मैंने जंगल से इकट्ठा किए हैं। उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स गहरा रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। स्नेक अब सब कुछ समझ चुका था। अगर वाइसर के शरीर का कोई हिस्सा बाकी है तो उसकी सोल का एक अंश जरूर प्रतिक्रिया देगा। बस उसी पल कस को बस एक पेन से उन फ्रैगमेंट्स को पहचान कर अलग करना होगा। स्नेक नीचे झुक गया और मैजिक सर्कल को जमीन पर उकेरने लगा। फिर उसने सिर उठाया और कस से पूछा, क्या तुमने कभी थ्यूस के जहाज का पैराडॉक्स सुना है? उसके लहजे में चिंता थी। अगर हम वाइकोर को वापस ले भी आए तो क्या वो वही इंसान होगा? क्या उसकी यादें, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहेंगी? कस अब भी सर्कल ड्रॉ कर रही थी।
मगर उसका लहजा अडिग था। अब ये सोचने का वक्त नहीं स्नेक, जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी उन सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने आखिरी सिंबल भी पूरा किया। स्नेक और कस दोनों अब खड़े थे मैजिक सर्कल के ठीक बीच में जहाँ रखा था वाइसर का खून और उसके बालों से भरा बैरल। कस ने अपने हाथ फैलाए। स्नेक अब भी उसे देख रहा था। तुम जल्दबाजी कर रही हो क्या? कस की आंखें चमक रही थी, उसका चेहरा विश्वास से भरा था। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, अब और नहीं। उसकी बॉडी से अब माना निकलने लगा था। मास्टर प्लीज मेरी मदद करो। स्नेक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने भी हाथ फैलाया। दोनों की एनर्जीज अब आपस में टकरा रही थी। मैजिक सर्कल कांपने लगा। थंडर और ईविल ऑरा चारों तरफ फैलने लगी। कस ने अपनी आंखें ढक ली। उसका चेहरा दर्द में तना हुआ था। स्नेक की आंखों में हैरानी थी। ये सर्कल परफेक्ट है। क्या ये ब्लैक विचक्राफ्ट की पहली सफल क्रांति बनने जा रही है? चारों तरफ ईविल एनर्जी इकट्ठा होने लगी और कुछ सेकंड्स बाद विकॉर की आकृति सर्कल के अंदर दिखाई दी। उसकी आंखों में खून पीने जैसी नफरत थी। कस ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें चमक उठी। ये सच में विकॉर है। आंखों में आंसू भरकर वो उसकी तरफ भागी, मगर सर्कल फिर से फटने लगा। अचानक विकोर का शरीर अंदर से फट गया। जमीन टूट गई और पूरे हॉल में मलबा उड़ गया। कस जमीन पर जा गिरी। उसके शरीर में एक अजीब माना प्रवाह उठने लगा। उसका मुंह खुला, खून की उल्टी होने लगी। स्नेक ने तुरंत वहां आगे की। कस को इस हालत में देखकर उसकी आंखें कांप उठी। कस अब गिर रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ रहा था। आंखें बंद हो रही थी। पर उसी समय उसे एक दरवाजा दिखा। वो किसी और जगह पर थी। एक अजनबी शांत दुनिया जिसके पार एक लाइट आ रही थी। मैं मर चुकी हूँ क्या? कस के अंदर सवालों का तूफान था। क्यों ये स्पेल फेल हो गया? क्या विकॉर की सोल अब इस दुनिया में थी ही नहीं, या वो एनलाइटनमेंट पा चुका था? आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी। क्या मेरा संघर्ष सब व्यर्थ था? वो रोने लगी। काश मैं भी मर जाऊं। लेकिन तभी किसी ने उसके आंसू पोंछ दिए। कस की सांसें रुक गई। उसने देखा स्नेक उसके सामने था। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा। मैं डार्कनेस में अपनी मर्जी से नहीं गया था कस। मैं लाइट में रहने के लायक नहीं था। मैं अपनी बहन के साथ नहीं रह सका। कस की आंखें अब भी स्तब्ध थी। स्नेक मुस्कुराया। जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा खुला दिल देखा, तो पहली बार मेरे अंदर कुछ टूटा। उसने कस के कंधे पर हाथ रखा। काश मैं भी कभी अपने मन की बात कह पाता। काश मैं भी असंभव को चुनौती दे पाता। और फिर उसने कस को पीछे धकेला। उम्मीद मत छोड़ना, तुम अब भी उससे मिल सकती हो। कस का शरीर पानी में गिरा। स्नेक अब दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कस ने हाथ बढ़ाया, मगर अब उसका शरीर नीचे डूब रहा था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सामने स्नेक की लाश पड़ी थी। खून से सना शरीर पूरी तरह कुचला हुआ। वो उसे बचाने की कोशिश करते हुए मर गया। कस अब पूरी तरह शॉक में थी। उसकी आंखें दर्द और पछतावे से भर गई। स्नेक के हाथ अब खून से सने हुए थे। कई मिनट बीत गए, मगर स्नेक की बॉडी जमी हुई थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने समय को थाम लिया। एक मक्खी उसके पास उड़ती हुई आई, फिर दूसरी, और फिर दर्जनों। सभी मक्खियां अब स्नेक की लाश के ऊपर चक्कर काट रही थी, क्योंकि वो स्पेल जिसे रोकने की कोशिश में स्नेक ने खुद को झोंक दिया था इतना खतरनाक था कि उसने उसकी जान ही ले ली। अब हॉल ऑफ डार्कनेस की फ्लोर नंबर 666 पर बस दो चीजें बाकी थी। एक गहरा क्रेटर और उसमें गिरी कस मॉर्ग और स्नेक की लाश। कस का मुंह खून से भर चुका था। आंखों में बस थकावट और मौत का इंतजार। उसे नहीं पता कितनी देर हो गई थी। उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था, हिल तक नहीं पा रही थी। वो जमीन पर लेटी थी और नीचे सिर्फ खून था, बहुत सारा खून। लेकिन उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि ये कीमत होती है एक फॉरबिडन स्पेल चलाने की। ये जगह हॉल ऑफ डार्कनेस की सबसे छुपी हुई मंजिल थी, इतनी गहराई में कि नीचे से एक हल्की रोशनी तक नहीं दिखती थी। कोई नहीं आने वाला था, कोई नहीं बचाने वाला। कस को अब यकीन हो चला था, मैं यहीं मर जाऊंगी। उसे याद आया विकोर से आखिरी बार मिलने का वो लम्हा। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा था और तलवार निकालने ही वाला था। अगर कोई पछतावा था तो बस यही कि वो उससे कभी मिल नहीं पाई। उसने आंखें बंद कर ली। शायद मर कर ही मैं उससे मिल सकूं। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम मरना नहीं चाहती, तुम जीना चाहती हो। उसकी आंखें खुली, थकी हुई, कांपती हुई। उसने देखा स्नेक की लाश अब भी वहीं थी। मैं ये आवाज सुन क्यों पा रही? क्या मैं हेलुसिनेट कर रही? मगर आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ। नहीं, मैं कोई भ्रम नहीं, मैं आई हूँ तुम्हारी चाहत को महसूस करके। कस ने थकी आवाज में पूछा, तुम डीमन हो? वो मुस्कुराई। हाँ, तुम्हारे जैसे जिज्ञासु इंसानों के लिए ही तो मैं हूँ। इच्छाओं और पतन की राक्षसी। मेरा नाम है शेर और मेरा काम है तुम जैसे लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना। शेर नीचे टूटी जमीन की तरफ देखती है और समझ जाती है तुमने किसी को वापस लाने की कोशिश की थी। वो मुस्कुराई, मरे हुए को फिर से देखने की लालसा, ये मेरा पसंदीदा सौदा है। बोलो कस मॉर्ग, क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? कस की आंखें अब भी बंद थी, मगर अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। उसे स्नेक की वो आखिरी बात याद आई, मैं दुआ करता हूँ तुम उसे फिर से देख सको। और उसे एक आखिरी वाक्य ने उसके अंदर फिर से होप जगा दी, कमजोर आवाज में पर सच्ची भावना के साथ। हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ। शेर मुस्कुराई, उसके होंठ फैल गए, मानो उसे उसकी पसंदीदा डील मिल गई। कस की आंखें खुली। इस बार उनमें थकावट नहीं बल्कि संकल्प था। मैंने सब कुछ किया था, पर शायद एक रास्ता अब भी बाकी। मैं हार नहीं मान सकती। रात हो चुकी थी, आसमान में चांद चमक रहा था। शहर के बाहर खड़ा था मॉर्ग फैमिली का पुराना महल। कस उस महल के गेट पर पहुंची। वो जिंदा थी। गार्ड्स ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। लेडी कस, आप वापस आ गए? एडोल्फ, महल का एक पुराना सदस्य, घबराया हुआ बाहर आया। उसे कस दिखी, मगर वो पहले जैसी नहीं थी। उसके बालों का रंग बदल चुका था। एडोल्फ ठिठक गया, ये तुम्हारे बाल, तुम पिछले 10 दिनों से कहाँ थी? स्नेक ने तुम्हारे साथ क्या किया? कस उसकी तरफ नहीं देखती, बस चुपचाप उसके पास से निकल जाती। एडोल्फ की आंखें फटी रह जाती। कस की मुट्ठियां अब कस चुकी थी। माफ करना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। और वो
वो आगे बढ़ गई। महल के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। ये वही कस है, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब किसी और राह पर चल चुकी थी। सहरे अब अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। इतने सालों बाद भी तुमने अपने अंकल को नजरअंदाज कर दिया, क्या ये ठीक है कस? मगर कस की आंखों में अब डिटर्मिनेशन था। उसने गुस्से से कहा, चुप रहो डीमन। उसने एक नजर हॉलवे की तरफ डाली, जहाँ एक भव्य सीलिंग लैंप टंगी थी। फिर धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से वो आगे बढ़ने लगी। अगर तुम वाकई किसी काम की नहीं निकली तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। सेरे समझ चुकी थी अब वक्त था अपनी ताकत दिखाने का। यही वो पल था जिसने इस खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की। सेर जो अब कस की आधिकारिक डीमन बन चुकी थी, उसे अपनी पावर का एक हिस्सा देने जा रही थी और बदले में कस मॉग को एक भारी कीमत चुकानी थी। हर दिन 1 घंटे तक सैर को उसके शरीर का पूरा नियंत्रण देना होगा। उस दौरान कस पूरी तरह बेहोश रहेगी। उसे ये भी मना था कि वो सैरे या किसी डीमन के बारे में किसी से कुछ भी बोले। इस डील के बाद अगली मुलाकात जंगल में हुई, जहां कस ने सायर की ओर हाथ बढ़ाया और अंधेरे से भरी एक शक्ति को बाहर निकाला। अब उसके पास 2 खास काम थी। पहली, जो खो गया है उसे ढूंढना। दूसरी, जो मर चुका है उसे फिर से जिंदा करना। कस ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक लाल बालों की लट को जमीन पर गिराया, फिर दोनों हाथ फैला और अपनी पावर का इस्तेमाल किया। सेर चुपचाप खड़ी रही और बस मुस्कुराती रही। कुछ ही सेकंड में जमीन से एक लड़की की लाश में हलचल हुई। वो लड़की रोज थी। कस की आंखें भर आईं। उसने बिना एक पल गंवाए उसे गले से लगा लिया। ये उसकी वही कजिन थी जिसे बारबेरियन ने मार डाला था। अब वो वापस आ चुकी थी। कस ने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया था। कुछ दिन बाद दोनों फिर से हॉल ऑफ डार्कनेस लौटे। सीर ने कैंडल्स जलाई, जमीन पर एक मैजिक सर्कल बनाया, फिर हवा में उड़ते हुए उसने कई स्पिरिट्स को अपने काबू में ले लिया। मगर इस रिचुअल के दौरान सेर की आंखों में कंफ्यूजन और हैरानी थी। मैं वाइकर की सोल को महसूस नहीं कर पा रही। कस ने जमीन की ओर देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही डिटर्मिनेशन लौट आई। मैं हार नहीं मान सकती। दिन में उसने रोज की देखभाल का बहाना बनाकर खुद को ट्रेनिंग में व्यस्त रखा। रात को वो वाइकर की तलाश में निकलती रही। उसकी माँ और अंकल ने ज्यादा सवाल नहीं किए। कस अब अपने कमरे में बैठकर पेन से जादुई चक्र बना रही थी। समय के साथ वो अपने परिवार से दूर होती गई, क्योंकि अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, वाइकर वान बास्करविल। एक रात हॉल ऑफ डार्कनेस में किसी की हंसी गूंजी। कस चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई शख्स एक एलिगेंट सूट में खड़ा था। उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मगर उस अजनबी ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मुझे सैर से काम है। वो डीमन दंटालियन था, सैरे का पुराना साथी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसकी मुस्कान में कुछ दहशत छिपी थी। उसने कस की ओर हाथ बढ़ाया, सैर को बुलाओ। और उसी रात रोज गायब हो गई। सैर ने बताया, मेरा साथी रोज को अपने सर्वेंट के तौर पर ले गया है। वो मर चुकी थी ना, मैं फिर से ठीक कर दूंगी। कस की आंखों में अब गुस्सा था। उसने सेरे से पूछा, तुमने कैसे उसे जाने दिया? सेर ने हंसते हुए जवाब दिया, रिलैक्स, वो तो एक लाश थी। कस की मुट्ठी कस गई। अब उसे साफ समझ आ गया था, सेर एक डीमन है। वो मेरी तरह किसी को प्यार नहीं करती। रोज को ढूंढने के लिए कस उस ऑर्फनेज पहुंची, जहां विकर ने एक बार डीमन डैंटालियन को हराया था। रात का वक्त था, इमारत आदि टूटी हुई थी और वहीं वो खड़ा था। विकर, तेज निगाहें, कंधे पर बो और हाथ में एक माना एरो तैयार। वर्तमान में हवा चलने लगी। कस के बाल उड़ने लगे। विकोर ने कहा, काफी वक्त हो गया। कस के घुटने जमीन पर लग गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो जिंदा है। विकोर ने अपना मास्क उतार दिया था। वो उसे स्केलेटन वॉल की दरार से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी। तुम बहुत बदल गई हो। कस की आंखें भर आई। अब वो उसे सब कुछ कहना चाहती थी, मगर वाइकोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कस अब जमीन की ओर देख रही थी। उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। वाइकोर इतनी आसानी से बातें कैसे कर सकता है? इतना वक्त बीत गया और उसने एक बार भी मेरी तलाश नहीं की। क्या उसे पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ? वाइकोर उसके पास आ रहा था, मगर कस बस जड़ बनकर खड़ी रही। कोई शब्द नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक खामोशी थी जिसमें सैकड़ों सवाल छुपे थे। विकोर उसके सामने रुका। उसकी नजरें सीधी कस की आंखों में थी। उसे सब समझ आ गया था। तुमने किसी डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? कस फिर भी चुप रही। वो चाहती थी कि विकोर उसे उसके आखिरी पल में कमजोर न समझे। विकोर की आंखों में अब वो गहराई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अब एक मासूम लड़का नहीं था, वो बदल चुका था, सुंदर, शांत और भयानक रूप से सच्चा। जब विकोर ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा, कस ने धीरे से सिर उठाया और उसे देखा, चुपचाप। उसे पता था उसका वक्त अब खत्म होने वाला और उसके बाद सिर सामने आएगी और वाइकोर को फिर से अकेले लड़ना पड़ेगा। कस का दिल भर आया, लेकिन चेहरा शांत था। तुमने मुझे पहचान लिया, ढूंढ लिया, बस इतना काफी। उसने मन ही मन विकर को दिल से शुक्रिया कहा। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक जादुई सर्कल उभर आया। स्पाइक्स निकलने लगे, तेज, चमकदार और जानलेवा। कस मुस्कुराई, 100 में से 100। विकर, तुमने कर दिखाया। उसने आंखें बंद की, मानो मौत को गले लगाने जा रही हो। मगर उसी पल खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़े और आंखें एकदम खुल गई। क्या? विकर ने उसे गले से लगा लिया था और सारे स्पाइक्स उसकी पीठ में धंस चुके थे। कस की आंखें भर आई। कांपते हुए उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विकर ने नर्म आवाज में कहा, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कह सकती, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। हमारे पिछले युद्ध में तुमने एक भी क्रिटिकल ब्लो नहीं मारा था और अब समझ आया क्यों? विकोर ने नजरें जमीन पर टिका दी। अगर तुम्हारी खामोशी मुझे कुछ बताने की कोशिश थी तो अब चुप रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मैं कभी किसी डीमन से नहीं हारूंगा। और उसी पल कुछ बदल गया। उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका था। एक धीमी हंसी के साथ वो सामने आए। सैर, वही डीमन जिसने उसकी बॉडी पर अधिकार लिया था। उसने विकोर को देखा और मुस्कुराकर बोली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में अपनी रूममेट से। विकोर की आंखें एकदम सख्त हो चुकी थी।
नफरत से जलती हुई उसके शरीर में धंसे हुए स्पाइक से लहूलुहान होने के बावजूद वो शांत खड़ा था। कस के साथ तुमने किया क्या है? विकोर की आवाज ठंडी थी पर हर शब्द में गुस्सा उबल रहा था। शेर की नजर उस पर जमी थी। उसकी तीसरी आंख जो उसकी माथे के बीचों बीच थी उसमें झलक रहा था कस का चेहरा, बिल्कुल शांत जैसे नींद में डूबी हो। शेर ने मुस्कुराकर बताया, वो गहरी नींद में है क्योंकि मैंने उसका शरीर एक दिन के लिए ले लिया है। फिर उसने कहा, कब तक उसे गले लगाकर खड़े रहोगे या डरते हो कि अगर छोड़ा तो वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी? एक झटके में शेर ने अपनी पावर्स इस्तेमाल की और हवा में स्केलेटन्स प्रकट हो गए। हाथों में लंबे भाले लिए सीधे विकोर के ऊपर वार करने को तैयार। विकोर ने सिर उठाया और बिना वक्त गंवाए कस का शरीर छोड़कर एक तरफ छलांग लगाई। भाले जमीन पर गिरे पर वाइकर बच चुका था। शेर अब सीधी खड़ी थी, उसकी आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थी। उसने स्केलेटन्स की तरफ हाथ बढ़ाया और वो सभी जलकर राख हो गए। हम अब एंड्रोमेलियस के ट्रैप में हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरे एक साथी को मार डाला है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वही लड़का जो कस ढूंढ रही थी वही डीमन हंटर हो सकता है। शेर ने फिर आसमान की तरफ देखा, उसका माथा सिकुड़ गया। हमारे बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है किसी इंसान को? हमारे 10 एलीट कोर्प्सेस तक के बारे में। वो धीरे धीरे वाइकर की ओर बढ़ी। तुम्हारी आत्मा तक मेरी डिमोनिक आई नहीं देख सकी। क्या तुम वाकई इस दुनिया के हो भी? विकोर अब भी चुप था। एक घुटी हुई नफरत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखें बस शहर को देख रही थी, एकदम शांत पर अंदर से धधकती हुई। शेर ने उसे प्रोवोक करने की कोशिश की। तुम इतने ठंडे हो, शायद मैं तुम्हें कस मॉर्ग की दुख भरी कहानी सुनाऊं तो तुम्हें थोड़ी दया आ जाए। और तभी विकोर के जख्म जो स्पाइक्स से लगे थे पलक झपकते ही गायब हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शेर अब खुलकर बोल रही थी, तुम्हें पता है उस लड़के को पाने के लिए कस मॉर्ग ने फॉरबिडन रेजरेक्शन स्पेल तक आजमाई थी, लेकिन वो नाकाम रही। उसका शरीर जड़ हो गया। वो बिस्तर पर पड़ी रही दिन दिन तक, ना कोई हरकत, ना कोई उम्मीद, सिर्फ आंसू और अफसोस। मरने ही वाली थी। तभी मैं आई, मैंने उसे एक नई उम्मीद दी। सैरी अब खुद को प्राउडली दिखा रही थी। विकोर की आंखें अब जल रही थी। सैरी फिर हंसी और बोली, उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनना हार्ट ब्रेकिंग था। वो तड़प रही थी तुम्हारे लिए, रो रही थी। विकोर की आंखों में वो सीन दौड़ा। कस मॉर्ग जमीन पर बैठी हुई, घुटनों पर हाथ, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। काश मैं मरी होती। विकोर नहीं, क्यों नहीं आया? वो अकेले क्यों छोड़ दिया? शेर ने उसकी आवाज की नकल की, विकोर आई मिस्ड यू। विकोर का सब्र टूट गया। उसने अपनी तलवार निकाली और बिजली की रफ्तार से शेरे की तरफ दौड़ा। शेरे मुस्कुराई। विकोर ने पूरी ताकत से तलवार उठाई पर आखिरी पल में उसका वार रुक गया। शेर हंसी, तुम अच्छे से जानते हो अगर मुझे मारोगे तो कस मॉर्ग भी मर जाएगी। और तभी जमीन पर बना एक जादुई सर्कल एक्टिवेटेड हुआ। उसमें से एक अनडेड निकला जिसने विकोर की ओर मुंह खोला, तैयार उसे निगलने के लिए। शेर पूरी सर्टेनिटी के साथ बोली, तुम उसे कभी नहीं मार सकते, जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनडेड ने जबड़ा बंद किया पर विकोर तुरंत झुक गया और बच निकला। उसने जमीन की ओर देखा और फिर अपनी तलवार दोबारा उठाई। गुस्से में लाल वो दोबारा तैयार था लड़ने को। उसने अनडेड पर तेज स्लैशेस की बारिश कर दी, लेकिन कोई असर नहीं। विकोर थोड़ा चौंका। उसके वार बेअसर हो चुके थे। शेर की आंखों में जोश की चमक थी। वो मुस्कुराई और एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसी मैजिक यूज करूंगी जो कस मॉर्ग जैसी हो, जिसे तुम काट सको? तुम तो बस एक ग्रेजुएटर हो विकोर, मेरी असली ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं। और तभी अनडेड ने तेजी पकड़ी। उसके जबड़े सीधे विकोर की ओर लपके और अगले ही पल विकोर की पूरी बॉडी जमीन पर जा गिरी। अनडेड ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने विकोर को घसीटा और पूरी ताकत से एक टूटी हुई तलवार की मूर्ति पर दे मारा। स्टैच्यू की सतह फट गई और विकोर के जख्म दोबारा से खुल गए। खून बहता जा रहा था। शेर अब खुलकर उसका मजाक उड़ा रही थी। कस मॉर्ग को बचाना तो दूर, तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। विकोर जमीन की ओर देखता रहा, एकदम शांत, बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी आंखों के सामने एक पुराना सीन दौड़ गया। स्पाइडर मैडम के साथ वो भयानक लड़ाई। वो भी एक मॉन्स्टर थी पर फिर भी विकोर लड़ा था और जीता था। पर इस बार उसकी चेस्ट में कुछ और जल रहा था। कस मॉर्ग, उसने मेरे लिए एक डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। विकोर को यकीन नहीं हो रहा था। वो इमेजिन कर रहा था एक नाइट जो किसी आदमी की गर्दन पर तलवार रखे खड़ा है, क्योंकि वो जानता था अगर किसी इंसान ने डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो उस डीमन को मारने के लिए पहले इंसान को मारना पड़ता है। वो ये सच शुरू से जानता था। विकोर की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़कने लगी। उसकी नजर सीधी शहर पर टिकी थी। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन शहर के पास एक और चाल थी। उसकी डिमोनिक टेल धीरे से विकोर के पैर से लिपट गई। विकोर नहीं हिला। शहर ने उसके पैर को उठाया, फिर तेजी से उसे घुमाया और पूरे जोर से एक और स्टैच्यू पर दे मारा। स्टैच्यू फट गया, दरारें फैल गई। विकोर अब भी लड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक स्केल इमेजिन की। एक तरफ कस मॉर्ग, दूसरी तरफ उसका परिवार और बारबेरियन किलर्स। अगर वो 10 एलीट कॉर्प्सेस को नहीं मारता तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। या तो कस या फिर पूरा मानव जाति। ये चुनाव अब विकोर ने कर लिया था। पर तभी कस की मुस्कान, उसकी यादें, उसकी आवाज विकोर की आंखों में तैरने लगी। अगर थोड़ी भी उम्मीद है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने खुद से कहा। शेर अब अनडेड की हथेली पर चढ़ चुकी थी और विकोर के पास पहुंची। उसने उसे देखा जो टूटी मूर्ति के पास जमीन पर गिरा था। 9वें और 10वें एलीट कॉर्प्सेस को हराने वाला ये इंसान, ये कमजोर इंसान। शेर ने अपनी नुकीली क्लॉ उठाई और सीधा विकोर के चेस्ट पर हमला
किया। पूरा स्टैच्यू चकनाचूर हो गया। धुएं का गुब्बार उठने लगा। विकर की चेस्ट से क्लॉ आर पार हो गई थी। उसकी चीख गूंज उठी। शरीर कांप रहा था, पर फिर भी उसका हाथ हिला। सैर चिल्लाई, तुम अभी भी कस को बचाने की सोच रहे हो? एक पैथेटिक इंसान जो मुझे हरा भी नहीं सकता। उसकी आंखों में घमंड था, पर तभी विकर ने उसकी हॉर्न्स कसकर पकड़ ली। शेर का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। मिराकल, मुझे ये वर्ड पसंद आया, विकोर ने दांत पींचते हुए कहा। शेर अब चौंक चुकी थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। विकोर ने एक जोरदार हेडबट मारा। शेरे का शरीर कांप गया। उसकी आंखों में डर तैर गया। जबड़ा खुला का खुला रह गया। फिर एक और हेडबट। विकोर ने दांत पींचते हुए पूछा, कस सुन पा रही हो? शेर की क्लॉ अब भी विकोर की चेस्ट में धंसी थी, पर विकोर उसके हॉर्न्स को थामे खड़ा था पूरी ताकत से। ये डीमन को काट देना आसान नहीं, पर मैं अकेला नहीं। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी। डीमन के अंदर कस मौत तक। ये कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट नहीं है। तुम मैजिक में माहिर हो कस, तुम इसे तोड़ सकती हो। कस का शरीर अब भी बंद था, पर उसकी आत्मा सुन रही थी। विकर बोला, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हारी सोल जल उठेगी, पर मैं शेर को अभी इसी पल खत्म कर दूंगा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि डिटर्मिनेशन था। हम मिलकर चमत्कार बनाएंगे। शेर का ध्यान पूरी तरह विकर पर था। उसकी आंखें अब गुस्से से जल रही थी। वो जोर से चीखी और अपनी क्लॉ विकर के चेस्ट से खींच ली। फिर एक भयानक किक मारी। विकर का शरीर उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और फिर एक और मूर्ति से टकराकर बुरी तरह जा गिरा। शेर अब धीरे धीरे जमीन पर उतर चुकी थी। उसके चेहरे पर अब शैतानी इरादा साफ झलक रहा था। तुम्हें मारूंगी नहीं विकोर, तुम्हें एक अनडेड में बदलूंगी, ताकि तुम 9वें और 10वें कॉर्प्स की भरपाई कर सको और फिर इंसानियत को तबाह कर सको। उसने अपने हाथ फैलाए और वाइकोर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकोर ने भी अपनी हथेली जमीन पर रखी और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी चेस्ट से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी उंगलियां घाव के पास पहुंची। फिर आंखें बंद करके एक कसम खाई, मैं तुझे मार डालूंगा। उसकी नजर जमीन पर गड़ गई और तभी उसे याद आया वो चिट्ठी जिसे उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। हर जख्म से बहता खून, हर हड्डी जो टूट चुकी थी, उसके बावजूद विकोर ने अपनी तलवार निकाली और सीधा डीमन की ओर बढ़ने लगा। पर उसकी नजर अब एक मूर्ति पर टिक गई थी, ह्यूगो ला बास्करविल की मूर्ति। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जीवन में ह्यूगो उसकी मदद करेगा। सैर अब अपनी असली फॉर्म में आ चुकी थी। उसकी तीसरी आंख अब खुल चुकी थी, जिसके अंदर बंधी हुई एक और आत्मा दिखाई दी। कस। विकोर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सैर ने अब अपनी भयानक साइट निकाली और तेज चीख के साथ बोली, विकोर मर जा। लेकिन विकोर टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें अब डिटर्मिनेशन से चमक रही थी। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन मैं सोर्ड मास्टर बन जाऊंगा। उसने तीसरी आंख को गौर से देखा जहां कस कैद थी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। कुछ दिन पहले ह्यूगो ने एक कागज निकाला, पेन उठाया और एक चिट्ठी लिखनी शुरू की, विकोर के नाम। विकोर, तुम्हारी बनाई हुई फैंग टेक्निक अभी अधूरी है। वो सिर्फ एक केयरलेस 7th टेक्निक है, उसे पता था। अगर विकोर को उसे कंप्लीट करना है तो उसे सोर्ड मास्टर बनना ही होगा। ह्यूगो अपने ऑफिस में था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उसी रोशनी में ह्यूगो अपने अतीत को फिर से जीने लगा। वो लिख रहा था, मैं कैसे बना सोर्ड मास्टर। ह्यूगो की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। वो खुद हाथ में तलवार लिए खड़ा है, आंखों में चमक, आत्मा में आग, और तभी वो सोर्ड मास्टर बन जाता है। ये सब तब हुआ था जब वाइकोर का जन्म हुआ ही था। फिर अचानक रॉक्साना और पेनेलोपी की छवि उसकी आंखों में आ गई। उन्हें खोने के बाद ह्यूगो टूट गया था और उस टूटे मन को जोड़ने का एक ही रास्ता था, तलवार। तलवार, सिर्फ तलवार। वो दिन रात ट्रेनिंग विंग में तलवारें घुमाता रहा। बचपन से शुरू हुई ये तपस्या अब जवानी में भी जारी थी। उसके मूवमेंट्स अब परफेक्ट हो चले थे, लेकिन वो अब भी सिर्फ एक टॉप रैंक्ड ग्रेजुएटर था। सोर्ड मास्टर बनने के लिए उसे अपनी आत्मा तक को झोंकना था। एक दिन तलवार को कसकर पकड़ते हुए उसके हाथ कांप गए। कुछ सेकंड बाद वो तलवार हाथ से गिरा दी। ह्यूगो ने अपने हाथों को देखा, छालों और जख्मों से भरे हुए। आंखें खुल गई। मैं इतना सब करने के बाद भी सोर्ड मास्टर क्यों नहीं बन पाया? उसने लाइब्रेरी ऑफ 10,000 एपिस्टल्स में खोज शुरू की और वहां एक पुरानी किताब मिली। एक प्राचीन सोर्ड मास्टर के शब्द उसमें लिखा था, ग्रेजुएटर बनने के लिए अपने इमोशंस को छोड़ना पड़ता है, पर सोर्ड मास्टर बनने के लिए उन्हें वापस पाना पड़ता है। ह्यूगो का दिमाग टूटते शीशे की तरह बिखरने लगा। अब वो जबरदस्ती खुद में इमोशंस पैदा करने लगा, खुशी, गुस्सा, दुख, उत्तेजना। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था, वो सब कुछ उल्टा एक्सप्रेस करने लगा। गुस्से में हंसना, खुश होकर रोना। उसकी पर्सनालिटी बस बिखर चुकी थी। सोर्ड मास्टर की राह अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी जहां कोई एग्जिट नहीं था। और जब उसकी आत्मा की प्यास तलवार से नहीं बुझ पाई तो उसने अपने परिवार को रिवाइव करने की कोशिश की। कई बच्चे पैदा किए ताकत बढ़ाने के लिए, पर उस जमीन पर जहां तलवारें बिछी थी वहीं रेंगते बच्चे। ह्यूगो की आंखों में उतरा, क्या मैं इन्हें इस नरक में भेज रहा हूँ? फिर एक दिन एक बच्चा पानी में कूद गया। ह्यूगो, बटलर और बाकी सब चौंक गए। इतना छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता इतनी जान लगाकर तैर क्यों रहा? ह्यूगो की आंखें फैल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और तभी उसके दिल से माना बाहर आने लगा खुशी, गुस्सा, दुख, उम्मीद,
हर इमोशन एक साथ टकराया उसके अंदर। ह्यूगो बिना एक पल गवाए पानी में कूद गया और बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। उस रात ह्यूगो को एहसास हुआ, मैं सोर्ड मास्टर बन चुका हूँ। वापस वर्तमान में ह्यूगो अब भी वाइकर के लिए वो चिट्ठी लिख रहा था, ओमेरियन से मिलने का मौका और सोर्ड मास्टर बनने का रास्ता तुमने मुझे दिया वाइकर, अब तुम्हारी बारी है। अब वापस बैटल फील्ड पर सैर ने अपनी साइथ में माना भरकर हमला किया। विकर ने अपनी बाहें चेस्ट के आगे ले जाकर 20 अबव सोर्ड से उसका वार रोक दिया। उसकी आंखें हैरानी से भर गई। ये डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर उसी वक्त विकर की आंखों में फिर गुस्से की आग चमकने लगी। ह्यूगो अब वो ह्यूगो नहीं रहा जो पहले था। शेर के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक भयानक मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर दिया। विकर को पता था शेर की मैजिक को तोड़ने के लिए उसे सोर्ड मास्टर बनना ही होगा। और अब जब उसके पास सेंट्स की ताकत नहीं थी, उसे अपनी रियलाइजेशन खुद से पानी थी। शेर ने हाथ फैलाया और जमीन पर मैजिक सर्कल एक्टिवेटेड हुआ। स्केलेटन से बने स्पाइक्स अचानक जमीन से बाहर निकले और सीधा विकोर के शरीर में जा धंसे। विकोर ने दांत भींच ली और उसके मुंह से खून बहने लगा। हुगो सही कह रहा था, मेरे अंदर गुस्सा है और दर्द भी। स्केलेटन स्पाइक्स ने उसकी छाती को चीर दिया था। पूरा शरीर जमीन पर लुढ़क रहा था, टकराता, घिसटता और खून से भीगता। सायर की आंखों में खुशी की चमक थी। ये तो बहुत ही कमजोर निकला। वो हंसी, एक घिनौनी हंसी, लेकिन तभी विकोर के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। शेर की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में नफरत जल उठी। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची। विकोर जख्मी शरीर, जगह जगह कटे हुए, फिर भी खड़ा हो गया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी और चेहरे पर एक स्ट्रेंज सी एक्साइटमेंट थी। ये लड़ाई मेरे लिए तकलीफ में भी एक प्लेजर है। सैर ने ये देखा और भड़क गई। उसने पूरी ताकत से स्लैशेस छोड़े। हर एक कटहवा चीरता हुआ वाइकोर की ओर आया। वाइकोर ने कुछ रिएक्ट करने की कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी। अटैक्स उसकी आंखों के सामने आ चुके थे और उसे कुछ समझ ही नहीं आया। स्मोक की एक मोटी चादर उठी। शेर ने अपना सीधा जमीन में गाड़ दिया और खामोशी से देखती रही। वाइकर का शरीर हवा में उछल गया, मलबे और मिट्टी के साथ। एक टांग कट चुकी थी, खून के धारें बह रही थी। वाइकोर ने दांत भींच ली। अब भी वो रुका नहीं। बास्केविल 7वीं तकनीक चट्टानों को यूज करते हुए वाइकोर ने मोमेंटम लिया और सीधे शेर के सामने आ गया। उसकी आंखों में अब रेज जल रही थी और फिर वाइकोर ने पूरी ताकत से वार किया, सीधा शेर के सिर पर। लेकिन तलवार टकराकर वापस उछल गई। वाइकोर की आंखें फैल गई। क्या ये कैसे पॉसिबल है? शेर का एरोगेंट चेहरा मुस्कुराने लगा। तू एक बेकार टुकड़ा है जिसे कुछ भी सीखना नहीं आता। उसने विकोर का चेहरा पकड़ा। उसकी आंखों में ईविल चमक रही थी। तेरी तलवार मेरी आर्मर तोड़ ही नहीं सकती। विकोर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया पर उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों थे। शेर ने उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। जमीन चकनाचूर हो गई। तू क्या कर रहा है विकोर? उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। पूरा शरीर डिमोनिक ऑरा से जल रहा था। शेर ने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोली, तू किस उम्मीद में लड़ रहा है? विकोर के पास अब कोई ताकत नहीं थी। शेर ने जोर से उसके सीने पर पैर रखा और अपने पावर्स एक्टिवेट की। एक मैजिक सर्कल उसके पांव के नीचे उभर आया और वहां से निकलने लगे लाल हाथ, जलते हुए ट्विस्टेड फिंगर्स। एक हाथ ने वाइकोर का सिर पकड़ लिया। धुआं उसकी नाक से निकल रहा था और उसके अंदर जल रहा था क्रोध। अब और हाथ आने लगे, पूरे शरीर को जकड़ लिया। अब तू हिल भी नहीं सकता। शेर ने हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और हंसते हुए कहा, चलो विकोर, अगला वार झेल कर दिखा। आसमान में एक विशाल मैजिक सर्कल उभरा और वहां से निकली हजारों लाल हाथों की बांट। वो सारे हाथ विकोर की ओर टूट पड़े और जब टकराए पूरे बैटल फील्ड पर धुएं की एक मोटी चादर छा गई। जमीन फट चुकी थी। एक क्रेटर बन गया था। बीचों बीच विकोर पड़ा था। एक बाजू गायब, खून की एक नदी उसके नीचे बह रही थी। लेकिन तभी वो हिला, सिर चौंकी। उसकी नजरें विकोर पर टिक गई। ये अब तक मरा नहीं? विकोर ने जमीन पर हाथ टिकाया और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। हीलिंग सैलामेंडर अब भी कोशिश कर रही थी पर शरीर अब हीलिंग के लायक ही नहीं रहा था। विकोर की आंखों में एक और सीन उभरा। वो पल जब उसने कस मॉर्ग को गले लगाया था। कस की आंखों में आंसू थे और उसके होंठों पर सवाल, मैं फिर अकेली क्यों रह गई? विकोर का शरीर कांप रहा था पर वो उठा। धुएं की चादर हट रही थी और सिर्फ एक बाजू से विकोर ने बेल्ज़ेबब सोर्ड निकाली और सैर की ओर बढ़ चला। उसी वक्त कस मॉर्ग की आवाज गूंजी, इडियट, मैंने तुझे दोबारा देखने के लिए नहीं बुलाया था ताकि तू फिर से वैसी शक्ल बना ले। विकोर के माथे पर चोट थी पर उसकी नजरें अब सैर पर टिकी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? सैर की आंखों में कंफ्यूजन और रेज दोनों तड़पने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ। कस मॉर्ग ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे अपने चेहरे से डीमन की स्किन उतारनी शुरू की। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस चमक रहा था। वो मुस्कुराई, विकोर, जैसे तूने कहा था मैंने सब वैसा ही किया। सैर का चेहरा एक पल में घबरा गया। उसने चिल्लाकर याद दिलाया, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को रेजिस्ट किया तो तुम्हारी सोल टुकड़ों में बिखर जाएगी। लेकिन अब कस मॉर्ग दोनों हाथों से अपनी गर्दन और चेहरा साफ कर रही थी, जैसे किसी मास्क को हमेशा के लिए उतार रही है। उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। तू ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी विकोर, अब मुझे काट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर उसने मजाक में कहा, अगर तू फेल हुआ तो मेरी गर्दन ही तेरी तलवार की शीत बन जाएगी। विकोर नीचे देखने लगा, एक लंबी सांस ली और फिर मुस्कुरा दिया। इस हालत में भी ये लड़की मजाक कर रही है। कस मॉर्ग ने अपनी गर्दन की डीमन स्किन भी उतारी और विकोर की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, अब दिखाओ वो आदमी जिससे मैं प्यार कर बैठी थी। शेरे की आंखें डर से भर गई। उसे समझ आ गया था अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। उसने एक मैजिक सर्कल अपने पीठ के पीछे समझ
समन किया और एक पागलों जैसी चीख के साथ बोली, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरी आर्मर भेज सकता है? एक ही पल में मैजिक सर्कल से निकलने लगे स्केलेटन टेंटिकल्स विकोर की तरफ झपटते हुए। विकोर ने अपनी तलवार खींची और उसकी ब्लेड से निकली इंटेंस माना की लपटें। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर एक टेंटिकल को प्रिसीजन से काटता गया, एक एक करके हर जाल टूटता गया। शेर की नजरें उस पर जम गईं और उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या कर रहा है? विकोर के सीने के अंदर उसका दिल अब चमक उठा था, वहां से माना बाहर निकलने लगा। तो ह्यूगो का मतलब यही था, दिल में इतने सारे जज्बात हो सकते हैं। इस बीच कस मॉग डीमन की थर्ड आई के अंदर बंधी थी, हाथ बंधे हुए, और उसकी आंखों में उम्मीद थी। वो जानती थी वाइकर उसे भूला नहीं। उसने सिर उठाया और धीरे धीरे वहां रोशनी आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से वाइकर ने डीमन की थर्ड आई को काटा और मुस्कुराते हुए कस के सामने बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थी और वो चुपचाप उसे देखता रहा। कस की आंखें चौड़ी हो गई। ये विकोर को गुस्सा था कि कस को चोट लगी। विकोर को दुख था कि वो अकेली लड़ रही थी। विकोर को खुशी थी कि वो फिर से साथ है। यही तो हूँ मैं। विकोर ने मुट्ठी भींची, तलवार से इंटेंस माना निकलने लगा। उसकी आंखें अब एक्साइटमेंट से भर चुकी थी और फिर एक पल में विकोर ने सैर का सीना चीर दिया और वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सैर का शरीर थम गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ अभी। उसने पीछे मुड़कर देखा, आंखें कंफ्यूजन से जल रही थी। विकोर ने कुछ नहीं कहा, वो बस पीठ मोड़कर चल पड़ा। उस जगह एक स्टैच्यू था ह्यूगो का। चारों तरफ इंसान ऐसे चश्मे पहने हुए थे जो उनके लिए बने ही नहीं थे, पर फिर भी वो उसी झूठी दुनिया में जीते जा रहे थे। लेकिन विकोर, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। बेल्ज़ेबुब सोर्ड से निकलती ऑरा अब धीरे धीरे ठोस होने लगी थी। जो लोग वो चश्मे उतार पाने में सफल हुए, वो देख सकते थे वो सब जो एक आम इंसान कभी नहीं देख सकता। और वो लोग जो इस राह पर सुप्रीमेसी तक पहुंच गए, उन्हें कहा जाता था सोर्ड मास्टर्स। वाइकर की आंखों में अब घृणा की लपटें थी और ठीक उस पल उसने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए कि सेरे कुछ समझ भी नहीं पाई। एक प्रिसाइज स्लैश सेरे की बॉडी पर गहरा कट और डिमन ऑरा जो कस के शरीर को जकड़े हुए थी, वो धीरे धीरे निकलने लगी। जैसे जैसे वो ऑरा जलती गई, कस का खुद पर से कंट्रोल वापस लौटने लगा। सैर की आंखें चौड़ी हो गईं, डर और हैरानी से। उसे भरोसा नहीं हुआ कि वो हार चुकी है। वो वाइकर को घूरती रही। अब उसकी आंखों में क्रोध की आग थी क्योंकि उसका मिशन था गेट खोलना। लेकिन अब दूसरी ही सेकंड में उसकी सारी ऑरा राख में बदल गई और सीर का शरीर भी धूल बनकर उड़ गया। विकोर, जिसकी एक बाजू इस लड़ाई में कट चुकी थी, जिसका शरीर खून से लथपथ था, वो अब लाल आसमान की ओर देखने लगा। उसके कंधे से धुआं उठ रहा था और वो खुद सोचों में डूब गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई पुराना बेकार सा कपड़ा पहन रखा हो। मेरी शक्ति, मेरी दृष्टि, मेरा निर्णय सब ट्रांसेंडेंस से आगे बढ़ चुका है। वो सब जो पहले सेंट्स की दी हुई माना से महसूस ही नहीं हो पाता था। उसकी आंखें अब चिंता से भर चुकी थी। वो पीछे मुड़ा और एक उदास नजर से देखा, क्या वो ठीक है? जमीन पर पड़ी थी कस मॉर्ग। तेज हवा चल रही थी। विकर ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उससे मिलने की खुशी बांटने की उम्मीद ली। लेकिन जैसे ही वो कस के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका शरीर थम गया और कुछ ही पल बाद विकोर की आंखें बंद हो गई। वो भी बेहोश होकर कस के पास गिर पड़ा। जमीन पर पड़ा था डिवाइन इमॉर्टल्स रिंग और तभी वो एक्टिवेट हो गई। उससे बैंगनी रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे आसमान की ओर चढ़ी और जैसे ही वो ग्लो लाल आसमान से टकराया, रिंग की शक्ति से बना बैरियर धीरे धीरे टूटने लगा। कस और विकोर दोनों बेहोश थे। उन्हें इस सब का कोई अंदाजा नहीं था और फिर जमीन ही उनके पैरों के नीचे से गायब हो गई और दोनों को वास्तविक दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। अब रात था। कई मिनट्स बीते पर वाइकोर नहीं उठा। तभी एक छोटी सी मकड़ी उसके कपड़ों से बाहर आई। छोटे छोटे उछालों में वो वाइकोर के हाथ तक पहुंची और उसे घूरने लगी। फिर वो बार बार कूद कूद कर उसे जगाने की कोशिश करने लगी और तभी एक स्कर्ट पहने लड़की वहां चलती हुई दिखाई दी। मकड़ी रुक गई। उसकी नजर सीधी उस लड़की पर पड़ी। आंखें फैल गईं। रोज की आंखें चमक रही थी। वो चुपचाप वाइकर को देखती रही, गहराई में डूबी हुई। मकड़ी अब गुस्से में आ गई। उसने वाइकर के आगे खड़े होकर धमकी दी, मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। लेकिन रोज कुछ देर सोचती रही। फिर उसने अपना हाथ कस मॉर्ग की तरफ बढ़ाया और उसे अपने कंधे पर सहारा देकर उठा लिया। मकड़ी अब हैरान थी। वो बस देखती रही। रोज ने विकर की तरफ एक बार देखा, फिर पीठ मोड़ ली और कस को लेकर वहां से चलने लगी। लेकिन तभी विकोर ने जमीन पर हाथ रखा। उसका शरीर कांप रहा था और वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कंधे की चोट को दबाया, आंखें नीचे झुकी थी और फिर एक टूटी सी आवाज में बोला, रुको। रोज की आंखें खुली की खुली रह गई। वो जिंदा है। अब वाइकर को यकीन हो गया। कस ठीक है, उसके लिए बस इतना ही काफी था। रोज अब धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी नजर वाइकर पर जम गई। शरीर से धुआं उठ रहा था। विकोर ने अपने कंधे को पकड़कर नीचे जमीन की तरफ देखा और खुद से कहा, काश हम मिल पाते, पर अभी हमारे लिए यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। फिर वो चीज रोज की ओर फेंकी, ये उसे दे देना। रोज ने वो चीज पकड़ ली और उसकी आंखें हैरानी से भर गई। विकोर ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो उसे वहीं आना होगा। रोज अब उस चीज को देख रही थी और उसकी आंखों में थी जिज्ञासा और एक नई शुरुआत की चमक। रोज ने पीछे मुड़कर एक बार विकोर की ओर देखा, फिर बिना एक और पल गंवाए कस मॉर्ग को अपने कंधे पर टिकाए वो उस जगह से दूर जाने लगी। छोटी मकड़ी धीरे से चढ़ गई विकोर के कंधे पर और फिर दोनों की नजरें रोज और कस मॉर्ग पर टिक गई। वो बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते रहे। उधर फेस्टिवल में अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, खबर है, बड़ी खबर है। भीड़ में भगदड़ मच गई। एक आदमी जो औरत का कॉस्ट्यूम पहने था भागता हुआ आया। उसके पीछे स्टूडेंट्स
की भीड़ लग गई। उसने हांफते हुए बताया, जिसने एकेडमी पर हमला किया था वो नाइट हाउंड था। सुनते ही पूरे स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह गए। क्या, कितना नुकसान हुआ? किसी ने डरते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, अजीब बात यह है, कोई नुकसान हुआ ही नहीं। प्रियंका, जो फ्रैंकेनस्टाइन का कॉस्ट्यूम पहने थी, नीचे जमीन की तरफ देखने लगी, चेहरे पर चिंता और शक। उसे अचानक याद आया, वो लड़की जो स्कल मास्क पहने थी, शायद वो ब्लैक मेज थी, ट्यूडर, जो वैल्किरी बना हुआ था। अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सोच में पड़ गया। शायद वो सही कह रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ब्लैक मेज नाइट हाउंड से लड़ रही थी। फिर उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मैं तो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाया। विकी, जो फेरी बना हुआ था, उसकी आंखों में डर की चमक आ गई। मैं तो डर से बेहोश ही होने वाला था। सांचो, जो मार्शल आर्ट्स मास्टर के कॉस्ट्यूम में था, साइड में देखकर गंभीरता से बोला, नाइट हाउंड सबसे ज्यादा वायलेंट इंसान था जिसे मैंने कभी देखा है। तभी भीड़ में से कोई विच के कॉस्ट्यूम में सामने आया। विकॉर धीरे धीरे चलकर ग्रुप के पास आया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं भी डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। अब सबकी नजरें विकोर पर टिक गई, आंखें हैरानी से फैल गई। तू कहाँ था? हम सब बहुत परेशान थे। विकोर ने अपना सिर सहलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। डोलोरेस ने हाथ बांधकर गहरी नजर से उसे देखा। हमने तुझे स्ट्रीट पर कहीं नहीं देखा। कहाँ था तू? मैं तुझे जानती हूँ विकोर, तू अपने दोस्तों को छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। सिंक्लेयर, जो वैम्पायर बना हुआ था, चुपचाप विकोर को घूरने लगा। विकोर की आंखों में चिंता भर गई। तभी एक स्कर्ट पहने कोई पीछे से आया और तेज आवाज में बोला, विकोर, तू अकेले डिफेंस के अंदर कैसे गया? वो थे हाई बरो, मिडिल बरो और लो बरो, तीनों मेड की ड्रेस में। लो बरो ने गुस्से से हाथ कमर पर रखे। अगर तू ऐसे ही अकेले चलता रहा तो हमारा क्या होगा? मिडिल बर्ग ने झाड़ू को जोर से पकड़ा, गुस्से में चिल्लाया, अगली बार ऐसा नहीं करेगा। हाई बरो की आंखों में तो सीधा हेट्रेड चमकने लगी। उसकी नजर वाइकोर पर जमी रही और गहरी आवाज में कहा, नेवर अगेन। तीनों ने उसे घेर लिया। सिंक्लेयर ने आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान आई। ये तो अपना ही गैंग बना रहा है। डोलोरेस की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर से गलती कर दी मैंने, सब कुछ गलत समझ लिया। कुछ मिनट बाद सूरज की किरणें आसमान को छूने लगी। विकोर चिंता से भरा आसमान की ओर देखने लगा। पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। सूरज ऊपर चढ़ने लगा। सबने उस सुंदर दृश्य को देखा, लेकिन विकोर मन ही मन बस एक ही सोच में था, क्या मैं फिर से उसे देख पाऊंगा? कहीं शहर के एक कोने में एक अबैंडन्ड चर्च था, उसके बीच में एक गोल स्फीयर रखी थी, वहीं खड़ी थी रोज। और तभी स्फीयर के अंदर से कोई भीगा हुआ शरीर बाहर निकला। गस मॉर्ग। उसने हाथ बढ़ाया, स्फीयर का दरवाजा छुआ और खोई हुई नजरों से बाहर निकली। रोज ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कुछ नहीं कहा। गस अपने हाथों को देखने लगी। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था। सैर के पागलपन की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था और उसी वजह से वो वाइकोर से ठीक से मिल भी नहीं पाई। उसका दिल जलने लगा। मैंने उसे मरा हुआ समझ लिया था। रोज अब भी चुपचाप खड़ी थी, गस खुद के ख्यालों में डूबी थी। उसे याद आया, उसने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा नहीं सकी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मेरी रक्षा के लिए सब कुछ किया। जब मैं डीमन की स्किन उतार रही थी, वो बस मुस्कुरा रहा था। इस बार मैंने उसके साथ लड़ा और अकेले नहीं भागी। कस ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैली, उसका दिल बस एक ही बात सोच रहा था, हम यहाँ तक इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने हार नहीं मानी थी। थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स तक बन चुके थे। फिर वो धीमे से बुदबुदाई, अगर वाइकोर ऐसा इंसान है तो क्या मैं अपनी जान उस पर दांव नहीं लगा सकती? उसी पल उसके पास उड़ती हुई शेर आ गई। कस के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आ गई। शेर के कान खींचने लगे और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। तूने कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ दिया? ये सब धोखा है, धोखा। कस ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब इस शरीर पर पूरा कंट्रोल मेरा है। उसे नहीं पता था कि वाइकोर ने उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था या कुछ और हुआ था, पर यह तय था कि वो मरी नहीं थी। शेर की आंखों में अब नफरत भड़क उठी। उसने गुस्से में कहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 12 घंटे से पहले टूट गया, मुझे पेनल्टी में कुछ वक्त जीने की मोहलत मिली है। कस की नजर शेर पर टिकी रही और फिर उसकी हथेली से निकली जली हुई पर्पल आग। उसी पल उसने 2 मैजिकल बैरियर्स समन की जो धीरे धीरे शेर के शरीर को कुचलने लगे। शेर चीख उठी, रुक जा, मत मार, मैं सब कुछ करूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे और शरीर कांप रहा था। वो छटपटा रही थी उस बैरियर से बचने के लिए। कॉस्मॉग अब भी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में झलक रहा था विकेट जॉय। उसने झुककर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती है तो अपनी सारी ताकत और अथॉरिटीज मुझे दे दे। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा था। अब वो शेर की मालिक बन चुकी थी और शेर थी एक गुलाम। शेर ने मुंह फेर लिया और भारी सांस लेते हुए धीरे से कहा, ठीक है। कस ने कमर पर हाथ रखा और एक आखिरी बार देखा शेर की तरफ, पर अगर तू नहीं होती तो शायद मैं विकोर से कभी मिल ही नहीं पाती। शेर ने हौले से पूछा, अब क्या करेगी तू? कस ने सीधा उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, अब वक्त है गेट खोलने का। ये सुनते ही शेर की आंखों में चमक आ गई। सच में? तू सच में करने वाली है? कस हंस पड़ी। पागल समझा है क्या? मजाक कर रही थी। रोज उसके पास आई और उसका विजर्ड रोब पहनाने लगी। उसने बताया, अब मेरी पहली प्रायोरिटी है वापस मॉर्ग स्टेट लौटना। कस की आंखों में एडोल्फ और अपनी माँ की छवि उभरने लगी।
अब जब पता चल गया कि विकोर जिंदा है तो मुझे अपनी की गई गलतियां ठीक करनी होंगी। उसने रोप का हुड पहना और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर गई। उसके सामने तैर गया स्नेक का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी मौत से पहले का दृश्य। कस ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दिल से कहा, थैंक यू स्नेक, अगर आप ना होता तो शायद मैं विकोर से कभी नहीं मिल पाती। फिर उसने अपनी हथेली खोली और उसमें एक सोने की मुद्रा रखी थी। उसे देखकर उसकी मुस्कान फिर लौट आई। अगर मैं एकेडमी में दाखिल हो गई तो मैं विकोर की जूनियर बन जाऊंगी। रोज और सैरे उसे अजीब निगाहों से घूरने लगी। हवा चलने लगी और चारों तरफ की पत्तियां उड़ गईं। कस का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार और पागलपन था। धीरे से बोली, जिस दिन उससे दोबारा मिलूंगी उस दिन विकोर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा।